नमस्कार दोस्तों, मिस्टर से रिएक्शन करके नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं जुनैद अकरम यूट्यूब चैनल का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है शेख हसीना फोर्स टू रिजाइन जुनैद अकरम एक्सप्लेन। ये वीडियो का टाइटल है। हाँ जी, ये जो वीडियो है, जो हमारा बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहा है, बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, शेख हसीना जो ने जो रिजाइन दिया है, इसको फोर्स किया गया है रिजाइन लेने के लिए अपना पद से, प्रधानमंत्री पद से। ठीक है, इसी हवाले से वीडियो है। चलो देखते हैं हमारा जुनैद अकरम साहब ने क्या बोलते हैं क्या नहीं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो को जरूर देखिएगा। तो प्लीज 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 मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ कि मेरा जो प्रॉपर रिएक्शन होता है मेरा वीडियो का एंड में होता है। प्लीज मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज मेरे कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे मेरा गलती हो रहा है, कहाँ पे मैं चूक रहा हूँ, कि मैं किससे और इम्प्रूव करूँ मेरे खुद को। ठीक है, मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। क्या हाल है भैया, आप सबने देख ली होगी बांग्लादेश से जो न्यूज आई है। शेख हसीना वाजिद, जिनका लगभग 20 साल का टेन्योर था प्राइम मिनिस्टर का बांग्लादेश में, जो कि बानी बांग्लादेश मुजीबुर रहमान की बेटी भी थी, किस तरह उनकी अवाम ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस के उनको वहां से निकाला। और साथ ही साथ शेख मुजीबुर रहमान जो कि बानी बांग्लादेश थे, उनके स्टैचूज को किस तरह बेदर्दी से गिराया गया। लेकिन ये अपनी नौयत का कोई पहला वाकया नहीं है। अगर हम सिर्फ गुजरे 3 सालों की बात करें तो इस रीजन में बहुत सारे मुल्कों में चेंजेस आई है। फॉर एग्जांपल म्यांमार में 2021 में मिलिट्री कू होता है। श्रीलंका की अगर बात करें तो महिंद्रा राजपक्षे जो कि वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी अवाम उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाल देती है। पाकिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है और इमरान खान को घर भेज दिया जाता है। अफगानिस्तान में हमने देखा जब वॉर खत्म हुई तो तालिबान ने टेक ओवर किया। 2 महीने पहले ईरान के प्रेसिडेंट को अलेजेड असैसिनेशन, अभी कुछ कह नहीं सकते, एक चीज इन्वेस्टिगेशन में पूरी नहीं आई है। ये क्या कोइंसिडेंस है कि सिर्फ इतने कम अरसे में इस रीजन में इतनी सारी चेंजेस देखने को मिल रही है। कुछ लोग कहते हैं जी इसमें हमें CIA का ट्रेस नजर आता है, कुछ कहते हैं कि जी चाइना जो है कोई अपनी हेजेमनी बरकरार रखने के लिए कुछ चेंजेस कर रहा है। लेकिन बातें तो बहुत सारी हो सकती है, हम किसी कॉन्स्पिरेसी पे नहीं जाएंगे। हम इस वीडियो में बात करते हैं कि बांग्लादेश में ये राइट्स और ये अपराइजिंग क्यों हुई, कोटा सिस्टम क्या था, उसके खिलाफ स्टूडेंट्स के तहफ्फुज़ात क्या थे, किस तरह गवर्नमेंट ने उसको मिस हैंडल किया और आगे का लाए अमल क्या हो सकता है। 2024 को जब बांग्लादेशी स्टूडेंट सड़कें और रेलवे लाइन ब्लॉक कर देते हैं, उस 5 जून के हाई कोर्ट के कंट्रोवर्शियल डिसीजन की बिना पर, जो कि कोटा सिस्टम के बारे में दिया गया था। अब कोटा सिस्टम के किस चीज से बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम था, पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो गुजरे वक्तों की बात है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक मुल्क हुआ करते थे जिसका नाम ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान होता था। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की शिकायत थी कि वेस्ट पाकिस्तान उनको उनके राइट्स नहीं देता, वो अपने आप को मार्जिनलाइज फील करते थे। बहुत सारी रीजंस की वजह से वहां अवामी लीग, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की अपनी पार्टी थी, एक फ्रीडम फाइटिंग की एक तहरीक चलाती है और फिर ऑपरेशन होता है। और फिर 1971 में, जैसा कि हम सबको पता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 अलग मुल्क हो जाते हैं। अब जाहिर है जहां फ्रीडम फाइटिंग होती है, जहां मुल्क के लिए जद्दोजहद होती है, वहां बहुत सारी कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान उन कुर्बानियों को एक्नॉलेज करना चाहते थे और उनके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कोटा सिस्टम, कि वो लोग, वो मर्द और खवातीन जो अफेक्टीज थे इस फ्रीडम फाइटिंग के, उनको जॉब में प्रेफरेंसेस दी जाएंगी, सिविल सर्विसेज में उनको प्रेफर किया जाएगा। 1971 में कोटा सिस्टम रखा गया, जिसके हिसाब से 30% फ्रीडम फाइटर्स, 10% उन खवातीन के लिए जो अफेक्टी थी और 40% पीपल ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो बैकवर्ड इलाके थे उनके लिए रखा गया। तो ये 80% कोटा जो है पहले से ही डिसाइड था, सिर्फ 20% लोगों को मेरिट पे दिया जाता। और फिर 1997 में ये पॉलिसी दोबारा चेंज होती है, क्योंकि जो 71 के फ्रीडम फाइटर थे उसमें से बहुत सारे लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो पॉलिसी ये बनाई गई कि जी अब उनके बच्चों को कोटा दिया जाएगा। और फिर 2010 में एक और पॉलिसी है कि अब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी कोटे के हिसाब से नौकरियां दी जाएंगी। 2010 के कोटा सिस्टम के मुताबिक 30% फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज की सीट रखी गई, 10% खवातीन की फैमिलीज के लिए रखी गई, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रखी गई, 5% माइनॉरिटी और 1% फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए सीट्स रखी गई। ये लगभग 56% का कोटा बन जाता है। उसके बाद सिर्फ 44% रह जाता है बाकी जनता के लिए, कि जो मेरिट पे नौकरी हासिल कर सकती है। अब जब इतनी बड़ी आबादी के लिए सिर्फ
40% ही मेरिट की नौकरियां हो तो जाहिर है वहां पे प्रेशर बिल्ड होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और जो नौकरियों के हुसूल के लिए जो ईगर होते हैं वो ज्यादातर यंगस्टर्स ही होते हैं। तो काफी प्रोटेस्ट वक्तन फवक्तन होते रहे, लेकिन 2018 में जब बहुत खतरनाक प्रोटेस्ट हुए तो उसके प्रेशर में आके हुकूमत ने ये कोटा सिस्टम कैंसिल कर दिया। अब आप ये सोच रहे हो कि जब 2018 में ये मसला सॉल्व हो गया और कोटा सिस्टम कैंसिल हो गया तो अभी झगड़ा किस बात का? झगड़ा यूं हुआ कि फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और उनका यह कहना था कि फ्रीडम फाइटर्स जिन इलाकों से उनका ताल्लुक है वो काफी बैकवर्ड एरियाज हैं, वो काफी मार्जिनलाइज्ड हैं, तो ये उनके ऊपर जुल्म होगा। और शेख हसीना वाजिद के दिल में भी उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह अपने वालिद और अपनी बाकी फैमिली को खोया था, और ये बात हम सबको पता है कि किस तरह उनकी फैमिली को मारा गया था, तो वो अपने वालिद साहब की पॉलिसीज को कंटिन्यू करना चाहती थी। और साथ ही साथ अलेजिडली वो अपने फेवर के लिए इस तरह की ब्यूरोक्रेसी चाहती थी कि जब फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज ही ब्यूरोक्रेसी में मौजूद होंगी तो उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, उनकी सपोर्ट बढ़ेगी और सिस्टम को वो मजीद कंट्रोल कर सकेंगी। और आखिरकार हाई कोर्ट की ये पिटीशन 5 जून 2024 को अग्री हो जाती है और कोटा सिस्टम रीइंस्टेट हो जाता है, जिसके बाद 1 जुलाई को जब बांग्ला ब्लॉकेड की कैंपेन शुरू होती है और शेख हसीना वाजिद जो कि चाइना के एक दौरे में थी जल्दी बांग्लादेश वापस आ जाती है। वो अंडरस्टैंड करती है कि मामला बहुत सीरियस हो गया है और वो बहाना ये करती है कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, इसलिए उनको फौरन वापस आना पड़ा। फिर दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस वो एक लफ्ज यूज करती हैं रजाकार, जिसकी वजह से वायलेंस और बढ़ जाता है। रजाकार की अगर हम हिस्ट्री जाने तो जिस तरह पाकिस्तान में हर किसी को गद्दार का लेबल लगा दिया जाता है, बड़ी आसानी से किसी पे ब्लास्फेमी लगा दी जाती है, इसी तरह बांग्लादेश में रजाकार उन लोगों को कहा जाता है जो कि फ्रीडम फाइटर की दूसरी साइड पे थे, यानी जिनसे फ्रीडम लिया जा रहा था, जो कि पाकिस्तान की यानी वेस्ट पाकिस्तान की सपोर्ट में उनसे लड़ रहे थे, उनको रजाकार कहा जाता है। तो वही बात हो गई, जिस तरह गद्दारी के लेबल हर जगह लगाए जाते हैं उसी तरह वहां पे रजाकार का लफ्ज भी बुरा माना जाता है। और फिर जब स्टूडेंट्स ने ये देखा तो उन्होंने रजाकार होने के नारे लगाने शुरू कर दिए और फिर बात बढ़ती से बढ़ती चली गई। तो 15 से 18 जुलाई के पीरियड में पहले तो रबर बुलेट से हमले किए जाते हैं, स्टूडेंट्स को मारा जाता है, लेकिन जब देखा जाता है कि जी आंसू गैस और रबर बुलेट से बात नहीं बन रही तो शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जाता है और लगभग 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जब इस तरह के हालात हो जाते तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को कैंसिल कर देती है जो कोटा सिस्टम की फेवर में था और ऑर्डर करती है कि सिर्फ 7% फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्व सीट्स होंगी, 93% मेरिट पे दी जाएंगी। सोचे कहां, एक तरफ सिर्फ 44% मेरिट के लिए था, लेकिन जब अवाम का प्रेशर होता है, अवाम जब प्रोटेस्ट करती है, अपना हक मांगती है, तो हुकूमतें और कोर्ट्स भी मजबूर हो जाती हैं। लेकिन अवाम का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो इस डिसीजन के बावजूद कि 93% मेरिट पे सीट मिलेंगी, वो फिर भी नहीं खुश होते और वो कहते हैं अब हमें शेख हसीना वाजिद का रेजिग्नेशन चाहिए। वायलेंस मजीद बढ़ता है, कर्फ्यू लगते हैं, क्रैकडाउन्स होते हैं, लोगों को उठाया जाता है, इंटरनेट ब्लॉकेट की जाती है, लोगों को गायब किया जाता है और लोगों की अनआइडेंटिफाइड बॉडीज भी बरामद होती हैं। 21 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलती है और अवाम कहती है कि हम टैक्सेस नहीं भरेंगे और इस पीरियड में मजीद 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लगभग ये फिगर 300 से ज्यादा चला जाता है। ढाका में कर्फ्यू लग जाता है, इंटरनेट ब्लॉकेड लग जाता है और बहुत ही ज्यादा क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। और फिर 5 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर हाउस का घेरा कर लेती है बांग्लादेशी अवाम। शेख हसीना वाजिद जिनकी ख्वाहिश थी कि वो एक एग्जिट स्पीच भी दें, लेकिन वहां की आर्मी ने कहा कि आपके पास वक्त बहुत कम है और लगभग 5 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे के टाइम वो एक हेलीकॉप्टर में अपनी बहन के साथ सवार होती है और वो हेलीकॉप्टर भारत चला जाता है। और साथ ही साथ बांग्लादेश के आर्मी चीफ ये अनाउंस करते हैं कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। तो शेख हसीना वाजिद न्यू दिल्ली में है और वहां से वो असाइलम की अपील करती हैं यूनाइटेड किंगडम के लिए। भारत में जाहिर है एक तशवीश जारी है कि उनके नेबरिंग कंट्रीज में इतनी जबरदस्त और इतनी ज्यादा चेंजेस हो रही हैं। शेख हसीना वाजिद जिनका स्टांस हमेशा से प्रो इंडिया रहा है, तो भारत इस चीज को लेकर परेशान है कि अगली हुकूमत किसकी होगी, उसकी पॉलिटिक्स क्या होंगी, रीजनल डायनामिक्स किस तरह शेप अप होंगी। ये काफी गंभीर मसला होता जा रहा है। अगर शेख हसीना की लेगेसी की हम बात करें तो बांग्लादेश में जो इंडस्ट्रियल बूम है, खासतौर पे टेक्सटाइल के सेक्टर में, यानी कि आज आप अगर दुबई में कहीं भी शॉपिंग करते हैं, दुनिया भर में H&M, ज़ारा पे जाए तो टैग पे आपको
जहां पहले मेड इन पाकिस्तान दिखता था, आज मेड इन बांग्लादेश दिखता है। ये उनकी जरूर लेगेसी रही है कि उन्होंने एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा किया है और बांग्लादेश की काफी आवाम जो है उससे फायदामंद हुई है। लेकिन बांग्लादेश में चूंकि मल्टीनेशनल कंपनीज का इतना जोर नहीं है और न्यू जॉब क्रिएशन में बड़ा मसला था, जिसकी वजह से डिस्पाइट इतनी जबरदस्त लेगेसी के बावजूद अब इसमें कहा जा रहा है कि ये शायद मिलिट्री के अपने अंदर की एक साजिश थी कि वो टेक ओवर करना चाहते हैं और जहां भी इस तरह हुकूमतों को अनडेमोक्रेटिकली निकाला जाता है वहां पे मामला शुरू में तो लगता है कि बड़ी आजादी मिली है, बट इन द लॉन्ग रन डाउनफॉल होता है। हम लिबिया की मिसाल देख ले, अगेन आई एम नॉट जस्टिफाइंग डिक्टेटरशिप का रूल, लेकिन हमने जिस तरह दूसरे मुल्कों में भी देखा कि जहां सीमिंगली लोगों को लगता है अरब स्प्रिंग के बाद बड़ी आजादी मिलनी थी, वो मुल्क मजीद पीछे चलेगा। तो इसको कुछ लोग इस तरह भी देख रहे हैं कि यहां से बांग्लादेश जो है मजीद पीछे जा सकता है। अभी की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, जो कि ग्रामीण बैंक के एमडी हैं, जो कि माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग में अपनी मिसाल आप हैं और वो नोबेल प्राइज विनर भी हैं। बांग्लादेशी अवाम की नजर में उनकी काफी रिस्पेक्ट है और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छी ही तरह से चीजों को लेके चलेंगे ताकि आने वाली जो भी गवर्नमेंट हो वो बांग्लादेश को मजीद आगे लेके जाए। हमारी ऑफ कोर्स दुआएं रहेंगी अपने बांग्लादेशी भाइयों बहनों के साथ कि जो भी हो उनके हक में हो, उनकी बेहतरी में हो। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं दे सकते, बट आई वुड बी वेटिंग कि आप कमेंट में बताइए कि साउथ एशिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप आपको किधर जाता हुआ दिख रहा है, इंडिया अपने आप को किस तरह देख रहा है, इतना सारा टर्मोइल उनके नेबर में हो रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं ताकि हमारी ऑडियंस भी उससे मुस्तफीद हो सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो वीडियो यहाँ खत्म हो गया। देखो मैं भी आज भी वही बोलूंगा, अभी पिछले वीडियो में बोला हूँ, ये जो है ना स्टूडेंट फॉर्म जमात इस्लाम का जो उनका जो विपक्ष है, उनका आर्मी का मिली भगत में तो काम हुआ है शेख हसीना को उनके गद्दी से हटाने के लिए। मेरे हिसाब से क्या वो भी वही जो जुनैद अकरम भाई साहब ने भी वही बोले, एक प्राइम मिनिस्टर को ऑन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको हटाना, फोर्स करना, तुम रिजाइन दे दो, ये कहाँ का सही बात है। अगर ये तुम्हारा स्टूडेंट के लिए हो रहा था तो तुम जहां तुम्हारा 40% था, 44% तुम्हारा ये था, वहां पे तुमको 93% दे दिया, फिर भी तुम्हारा कहाँ रह गए। ये सब जो हुआ है शेख हसीना को ऊपर उसको साजिश करके उसको हटाने के लिए हुआ है। जो हमारा जमात इस्लाम का जो पार्टी है, उसका जो आर्मी है, दोनों का मिल भगत है, मैं ऊपर लिख के देता हूँ। और मैं ये बात भी बता देता हूँ, जहां पे आर्मी ने टेक ओवर किया है जिस कंट्री में, वो कंट्री बर्बाद हुआ ही हुआ है। आज पाकिस्तान को देख लो, आज सीरिया को देख लो, आज लेबनान को देख लो, आज लीबिया को देख लो, आज इराक को देख लो। और बांग्लादेश जैसे बोलते हैं ना, हमारा एक बातें बोलते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि, आज बांग्लादेश का वही हाल हुआ है। अभी मेरे को साफ दिख रहा है बांग्लादेश का पूरा विनाश साफ दिख रहा है। अगर मैं अभी मनीष कश्यप भाई का वीडियो में रिएक्शन दिया हूँ, वो बोल रहे हैं कि जो ऊपर वाला बांग्लादेश का जो ऊपर में जो है राजशाही और एक जो स्टेट है, वो दोनों को इंडिया में मिलाने की बात कर रहे हैं, मोदी जी की अपील कर रहे हैं। अगर ये मोदी जी अगर ये कर लेते हैं तो बांग्लादेश कहीं का नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा था और जुनैद अकरम साहब का तो वीडियो बहुत अच्छा रहता है। वो एक न्यूट्रल वेन्यू में रह के बात करते हैं, ना किसी के और बात करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनका वीडियो। और अभी भी आज भी वही कुछ उनका राय कुछ नहीं, वही न्यूट्रल वेन्यू में रह के बात किए। ठीक है, अपना अपना चॉइस होता है। कहीं देखो हम थोड़ा जो जैसे कि मैं हिंदू हूँ तो भाई मेरा हिंदू के ऊपर कोई बोलेगा तो मैं बोल ही दूंगा, और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आगे वाला क्या सोचेगा क्या नहीं। जो गलत है तो गलत है, मैं बोल देता हूँ, मेरा मुंह मन में जो आता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा था। आशा करता हूँ कि मेरा रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपके साथ मिलना करके नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।